क्लास में हमने एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ाया था। आज हम लोग पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट एंड डेप्थ। वैसे तो अगर हम बात करें एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, तो वेरिएशन की जब बात करें तो हाइट, डेप्थ और रोटेशन ऑफ अर्थ 3 टॉपिक होते हैं और चौथा होता है शेप एंड साइज। बट इनमें से ये दोनों मेन होते हैं। तो अगर हम बात करें वेरिएशन ऑफ जी, हम पढ़ते हैं विथ हाइट, डेप्थ, शेप, रोटेशन ऑफ अर्थ। अब ये होता क्या है, देखो बच्चे, अभी हमने आपको सिर्फ टॉपिक बताया। होता क्या है, देखो इधर देखो। होता ये है कि जैसे मान लो ये अर्थ है, अब मान लो ये बच्चा ओमदीप है, इसको साइंस का शौक लगा रहता है। इसने कोई ऐसा इंजन सा बना लिया और ये उड़ गया, हवा में पहुंच गया, यहाँ ऐसे पहुंच गया और यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है, सर इसका आंसर बताना ऐसे। अब ये बहुत ऊपर पहुंच गया है अर्थ के सरफेस से, तो जिस पॉइंट पे पहुंच गया है, अगर ये काफ़ी दूर है, काफ़ी दूर, कितना दूर, अगर अर्थ के इसकी जो हाइट है वो अर्थ के रेडियस के आसपास है, मतलब काफ़ी दूर है, मतलब 100, 200, 500 किलोमीटर, काफ़ी बड़ी हाइट है। तो इस टाइम पे जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू होगी वो अर्थ के सरफेस वाली नहीं होगी, क्योंकि अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू होती है वो 9.8 होती है, उससे अलग होगी। अब अलग में क्या होता है, मतलब कम भी हो सकती है या ज़्यादा भी, बट यहाँ पर ज़्यादा नहीं होगी, बेसिकली कम ही होगी। क्यों? क्योंकि अगर आप अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हो तो वैल्यू घट जाती है। रीज़न क्या है कि जब आप अर्थ से दूर जाओगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जैसे मान लो ये बच्चा यहाँ पहुँच गया, अगर ये सरफेस पे होता तो सरफेस पे जब ये था तो इसके बीच में और अर्थ के बीच में जो फोर्स था वो ज़्यादा था। बट जैसे ही ये दूर चला गया, इनके बीच की दूरी बढ़ गई, तो डिस्टेंस बढ़ने के चक्कर में इनका फोर्स क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और फोर्स के घटने की वजह से एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ये समझ में आया बच्चों? तो इसे हम कहते हैं वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। अगर हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाती है, चेंज। बट ये ध्यान रखना, ये जो हाइट होती है काफ़ी लार्ज हाइट होनी चाहिए, छोटी मोटी हाइट नहीं। ऐसा नहीं है कि आप 1-2 किलोमीटर ऊपर चले गए तो चेंज आ जाएगा। जैसे मान लो ऐसा नहीं है कि आप माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ जाओ तो वहाँ पे भी कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलेगा। डेप्थ में क्या होगा, अगर आप खुदाई करके नीचे पहुँच जाते हो तो भी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। शेप में क्या होगा, देखो अच्छे, अर्थ की शेप एक्चुअली परफेक्ट स्फेरिकल नहीं होती है। अर्थ की शेप जो होती है कुछ ऐसी होती है, एग लाइक शेप होती है। बहुत डिबेट चल रहा है। ठीक है बच्चे, अर्थ की जो शेप होती है वो एग लाइक शेप होती है। जो अर्थ का जो बेसिकली ये वाला रेडियस होता है, इसे कहते हैं पोलर रेडियस। क्या कहते हैं? और ये होता है इक्वेटर रेडियस। तो ये जो रेडियस होता है छोटा होता है और ये रेडियस क्या होता है, बड़ा होता है। तो अर्थ की शेप की वजह से भी जो पोल्स है और इक्वेटर्स हैं उस पर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं होती। और चौथा क्या होता है, अर्थ की जो रोटेशन है, रोटेशन की वजह से भी जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है उसकी वजह से भी जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग पॉइंट पे क्या हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। खैर ये हमारे करिकुलम में नहीं है, तो हम बेसिकली ये 3 डिस्कस करेंगे। इनमें से भी मेनली हाइट और डेप्थ ज़्यादा डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो सबसे पहले हम लोग चालू करेंगे बच्चे वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट चालू करें बच्चों। चलो देखो बच्चों, तो अब हम देखते हैं आगे। तो जैसे हम जो फर्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं इसका नाम है वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ हाइट। तो जैसे अगर हम सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे मान लो एस लिख देते हैं, तो अर्थ के सरफेस पे जब हम होते हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी होती है, gm/r²। आओ बच्चे आओ। देखो बच्चों, तो अर्थ के जो सरफेस पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होती है वो होती है gm/r²। अब मान लो ये बच्चा है, उड़ के हवा में पहुंच जाए, पापा का परा, चलो अगर ये पी पॉइंट पे, ये मम्मी का चमगादड़, तो पी पॉइंट पे अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर पहुंच जाए, इधर देखो पी पॉइंट पे, तो अब जो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी वो सरफेस वाली नहीं होगी। अब हम लिख देंगे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट पॉइंट पी। इसकी वैल्यू होगी gm/, अब इस पॉइंट से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, ये है यहाँ से यहाँ तक r, और मान लो ये h हाइट ऊपर चला गया है तो ये क्या हो जाएगा r + h का होल स्क्वायर। अगर कंपैरिजन करना है तो इन दोनों को क्या कर दो, डिवाइड कर दो।
तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा, GS बाय GP इज इक्वल टू R प्लस H का स्क्वायर R स्क्वायर। देखो अच्छा, ये हमारा एक्सप्रेशन आता है मेन जब अगर हम किसी हाइट पे चले जाते हैं जो कि अर्थ की सरफेस से काफ़ी ऊपर है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 नहीं रहती, क्योंकि जब आप ऊपर जाओगे तो अर्थ जो हम पे फोर्स लगा रही है उसका फोर्स का जो अमाउंट होगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब जब हम बात करते हैं इसकी, तो क्या सिर्फ ये फॉर्मूला नहीं, इसके अलावा और भी कुछ फॉर्मूलेस पढ़ने को मिलते हैं। जैसे एक तो आता है बच्चों परसेंटेज चेंज। क्या आता है, परसेंटेज चेंज। परसेंटेज चेंज का क्वेश्चन हमने लास्ट क्लास में भी किया था, आपको बताया था। जैसे मान लो अब यहाँ से ऊपर चले जाते हैं तो पूछेंगे कि भाई कितना परसेंटेज चेंज आएगा। तो अब देखो अच्छा, इसमें भी क्या होता है, कई बार हम ज़्यादा हाइट पे जाते हैं, कई बार हम कम हाइट पे आते हैं। अभी रुक जाओ, अच्छा लिखो मत, इधर देख लो एक बार। परसेंटेज चेंज के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में आते हैं, एंट्रेंस में भी आते हैं। देखो अगर परसेंटेज चेंज ज़्यादा हो, क्या हो, ज़्यादा, तो नॉर्मली वही फॉर्मूला होता है, आपको बता रखा है हमने। क्या होता है, चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इंटू 100। बट अगर परसेंटेज चेंज कम हो तो ऐसे केस में अप्रॉक्सीमेट फॉर्मूला यहाँ क्या बनता है, यहाँ पर थोड़ा बच्चे क्या होता है, पावर्स है, इसकी पावर 2, इसकी पावर 2। तो यहाँ परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम डिराइव करते हैं। फिलहाल हम इतना टाइम नहीं लगाएंगे, तो मैं आपको बता देता हूँ डायरेक्टली। यहाँ परसेंटेज चेंज का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 2h बाय r इंटू 100। अगर इफ हाइट इज वेरी वेरी लेस देन रेडियस, अगर कम हाइट पे आप जा रहे हो तो परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला हम ये लगाते हैं। देखो वैसे हमने आपको लास्ट क्लास में भी श्रिंक वाले क्वेश्चन में परसेंटेज चेंज सिखाया था, बट उसमें क्या था, पावर वगैरह ज़्यादा नहीं थी। यहाँ पे होल की पावर है, तो आप यहाँ तो आप पूरा सिंप्लीफाई करो तो आपको लंबा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला दे दिया है। यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटेड फॉर्मूला क्या आता है, ये आता है। तो देखो अच्छा, अब ये कुछ फॉर्मूले हैं, ये और ये, इसी बेसिस पे कुछ क्वेश्चन हम आपको देंगे, 2-3, आप ट्राई करना, ठीक है। देखो अच्छा, हमको पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि अगर मान लो हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, तो एक पॉइंट ऐसा आया जिसपे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो सरफेस के कंपैरिजन में 36% हो गया। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो अंक बताएगा। बच्चे क्वेश्चन में दिया क्या गया, बच्चे मतलब क्या कह रहा है क्वेश्चन, कहना क्या चाहता है कि इसमें ना हाइट निकालनी है जिसमें कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% है सरफेस ऑफ अर्थ। हाँ, तो ये कह रहा है कि एक पॉइंट है जी, मतलब यहाँ इस पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अर्थ के सरफेस का कितना है, 36%। ये समझ में आया बच्चों, मतलब 36% हो गया। जैसे मान लो हमने 100 रुपये लगाए, वो बाद में क्या हो गए, घट गए, और कितने बचे, कितने 64 लॉस हो गए, और कितने, और 36 बच गए। मान लो आपने शेयर मार्केट में लगाया पैसा किसी शेयर में, 64% लॉस हो गया और बचा कितना, 36। तो यही कह रहा है कि जितना था ऊपर जाते जाते अब वो कितना बचा है, पहले का 36% बचा है। जो फाइनल वैल्यू है वो पहले की कितनी वैल्यू बची है, 36%। ये समझ में आया बच्चों, आई बात समझ में। तो ऊपर जो है जो वैल्यू है वो सरफेस के कंपेयर में 36% है। अच्छा, जैसे हम ये बात करें ये इसकी, तो अगर हम इसको यहाँ से यहाँ ले आए तो ये GP बाय GE क्या आ जाएगा, 36/100। तो इसका कोई फॉर्मूला होता है GP बाय GE का? हाँ सर। क्या होता है बच्चे GP बाय? अगर हम देखें तो GP बाय GE इज इक्वल टू 36/100। तो इस ये हो जाएगा R स्क्वायर बाय R प्लस H का स्क्वायर। ये कैसे, हमने अभी भी फॉर्मूला देखा था, उसके अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने जो अभी फॉर्मूला लिखवाया था ना आपको, बट देखो उसमें हमने आपको GS बाय GP बताया था। GS बोल लेते हैं इसको, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। मान लो GS लिख देते हैं, एट सरफेस ऑफ अर्थ, ठीक है। तो अब बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला कब बताया? देखो बच्चे, अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, GS बाय GP बताया था ना, कि GP बाय GS बताया था। GS बाय GP क्या बताया था हमने, R प्लस H का होल स्क्वायर बाय R स्क्वायर। अगर इसका रेसिप्रोकल कर दो तो GP बाय GS क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। कोई डाउट नहीं है समझ में? ठीक है, समझ में आया? तो चलो अब देखो बच्चों, अब क्या है कि हमको यहाँ से क्या निकालना है, हाइट निकालनी है, मतलब जैसे फॉर्मूला है इसमें H निकालना है। तो देखो बच्चे होगा क्या कि जैसे ये हमारा रिलेशन है, अब यहाँ स्क्वायर स्क्वायर है, तो यहाँ तो होल स्क्वायर ओपन कर दो, क्योंकि A प्लस यहाँ पे तो A प्लस बी का होल स्क्वायर है। बट अगर होल स्क्वायर ओपन नहीं करना है तो बोथ साइड रूट ले लो। क्या ले लो, बोथ साइड रूट, बोथ साइड रूट। बोथ साइड रूट ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 36 का क्या आ जाएगा 6, 100 का क्या हो जाएगा 10, R स्क्वायर का क्या हो जाएगा R प्लस H। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, ये क्या आ जाएगा
6r प्लस 6h इज इक्वल टू 10r। इसको इधर भेज दो, 6h इज इक्वल टू 4r। इसको इधर भेज दो, h इज इक्वल टू 2r बाय 4r बाय 6 हो जाएगा। 4 से ये 4 और 6 को 2 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2r/3। यहाँ तो बड़ा करके दिखा देते हैं पूरा। अगर किस देखो ये क्या आ जाएगा 4/6, ये क्या हो जाएगा 2/3r। रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो इतनी हाइट ऊपर जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 36% ऑफ दैट ऑफ अर्थ सरफेस होगा। समझे बच्चे? बच्चों हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें 2 पार्ट दिए हुए हैं। इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि अगर हम अर्थ की सरफेस से 32 किलोमीटर ऊंचाई पे जाएं तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। और सेकंड में पूछा गया कि अर्थ के सरफेस से काफ़ी ज़्यादा हाइट मतलब रेडियस के हाफ हाइट पे जाए तो परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो मैंने आपको बताया कि जब हाइट कम होती है मतलब 32 किलोमीटर कुछ खास नहीं होती है, क्योंकि अर्थ का रेडियस कितना होता है 6400 किलोमीटर। अगर हाइट कम होती है तो हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं परसेंटेज चेंज का, परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू -2h/r × 100। माइनस इसलिए कि माइनस लगाऊं या नहीं लगाऊं मुझ पर निर्भर करता है। अगर माइनस, मुझे पता है कि एक्चुअली क्या होता है जब हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो हमको वैसे भी पता ही है। तो इधर देखो 2h कितना है 32 किलोमीटर और रेडियस ऑफ अर्थ कितना है 64। ये कितना आ जाएगा, ये सेकंड वाले का आंसर है। ये 1% आ जाएगा -1। अब देखो जरूरी नहीं है आप -1 लिखो, इधर देखो इसको आप लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 1% डिक्रीज, क्योंकि हमको पता ही है कि अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं, इधर देखो बच्चे इधर 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 इधर, अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं तो फाइनली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज ही होती है। तो -1 लिखो या 1% डिक्रीज लिखो, दोनों क्या होती है, बात सेम होती है, दोनों बात बराबर है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन क्या है, ए पार्ट बी पार्ट क्या है, इसमें क्या है काफी ऊंचाई पे जा रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ के कंपैरेबल है, मतलब हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ऐसे केस में परसेंटेज चेंज का प्रॉपर फॉर्मूला यूज किया जाता है, जो कि क्या होता है चेंज इन वैल्यू। चेंज इन वैल्यू क्या होता है, फाइनल वैल्यू इनिशियल वैल्यू माइनस नहीं, मतलब चेंज इन वैल्यू ये हो गया चेंज इन वैल्यू बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100, ये यूज करते हैं। तो अगर वो बॉडी इनिशियली सरफेस पे थी, इधर देखो अच्छे, अगर वो बॉडी इनिशियली कहाँ थी, सरफेस पे, तो देखो अच्छा हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था GS/GP। क्या होता है GS/GP बताओ, ठीक है। तो इनिशियली वो सरफेस पे थी, मान लो सरफेस का जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो g है, और उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन मतलब g आई है, मानो इनिशियल है, और उस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसे gf बोल लेते हैं फाइनल, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं, r हाइट कितनी है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ अर्थ। यहाँ पे हम RE लिख रहे हैं या सिर्फ R लिख रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है बच्चों, वो तो हमारी नोटेशन पे डिपेंड करता है। क्या हो जाएगा बच्चे 3r/2 का होल स्क्वायर, r² क्या हो जाएगा 9/4 r² क्या हो जाएगा 9/4। सर ये कहीं आप ऊपर r+n² कहीं r²। देखो बच्चों आप कंफ्यूज मत हो जाना, इसमें एक्चुअली क्या है दिमाग में भर लो कि कैसे कैसे कौन किसके सामने रहता है, क्योंकि आप फ्लिप करो रेसिप्रोकल करो कोई फॉर्मूले में फ़र्क नहीं पड़ता है, समझ रहे हो। फॉर्मूले को हम मतलब फ्लिप कर दो या रेसिप्रोकल कोई फ़र्क थोड़ी पड़ेगा, ये बात समझो, ठीक। r + r/2 कितना होगा बच्चे, 1 + ½ कितना होता है 1.5 मतलब 3/2, ये आ जाएगा। तो अब अगर हम देखें बच्चों ये वैल्यू देखें तो इससे क्या आएगा GI/GF क्या हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, ठीक है। कोई डाउट, या फिर इसका रेसिप्रोकल कर दें तो क्या होगा GF/GI क्या हो जाएगा 4/9। अब देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, आप कई बार क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हो सर बार बार रेसिप्रोकल कर रहे हो, यार देखो मेरे को जैसा सही पड़ रहा है ना मैं वैसे कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है, हमने आपको फॉर्मूला दिया है, हो सकता है आपका टेक्निक हमसे ज़्यादा बेटर हो, आपके तरीके हमसे ज़्यादा बेटर हो, आप जो भी करो यार, आपकी देखो हमारा काम आपको मेथड बताना है, मैथमेटिक्स आपके हाथ में है, आप हो सकता है मुझसे ज़्यादा प्रॉपर वे से मैथमेटिक्स यूज़ करो, समझे बच्चों, मैथ्स यूज़ करना आपके हाथ में है,
मैं इसको 25 तरीके से करके दिखा सकता हूँ, मैं कि अलग अलग तरीके से, मुझको जो बेटर लगेगा मैं वैसे करूँगा। मुझको लगेगा कि मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूँ, मैं पुट करूँगा। मुझको लगेगा सेपरेट कर दूँ, सेपरेट मतलब क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, GF बाय GI -1 मुझको जैसा फील होगा और मैं करूँगा। और मैं हर बार अलग अलग करता हूँ, इस साल मैं अलग कर रहा हूँ, अगले साल अगर मैं कभी पढ़ाया तो मैं अलग तरीके से करूँगा। तो वो मेरी कन्वीनियंस, मुझे जैसा फील होती है वो अच्छे डिपेंड करता है। मैं बताता हूँ बार बार, ये हमारी कन्वीनियंट होती है। मैंने कभी भी ऐसा नहीं करा है, हर बार मैं अलग अलग वे चूज करता हूँ जैसा मुझे बेटर लगता है। तो ये क्या आएगा, -5/9 × 100। तो ये परसेंटेज चेंज का हमारा जो आंसर आया है वो इस तरीके से है। कभी मैं सब्सटीट्यूशन करता हूँ, कभी मैं एलिमिनेशन यूज कर लेता हूँ, कभी मैं क्या भी यूज करता हूँ, भाई मेरे पे डिपेंड करता है। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद डेप्थ। तो जब मैंने आपको बताया था कि हम हाइट पर जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी चेंज होती है। अगर हम जमीन में गड्ढा खोद के नीचे भी जाएं तो भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, चेंज हो जाती है। उसका कारण क्या है, देखो जो थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको एक आइडिया देते हैं, डिटेल तो नहीं बताएंगे। न्यूटन ने एक थ्योरम दी थी, न्यूटन्स शेल थ्योरम, न्यूटन्स शेल थ्योरम। अब इसमें क्या होता है बच्चे, न्यूटन ने कहा कि जैसे मान लो ये एक शेल है, शेल और स्फेयर में क्या फर्क होता है बच्चे बता सकते हो? शेल खाली होता है। मान लो ये शेल है, इसके अंदर इस बच्चे को, आरुष को भेज देते हैं अंदर। अरे क्या अरे पापा का पड़ा इधर। अब देखो बच्चे, अगर ये बच्चा शेल के अंदर किसी भी पॉइंट पर होगा तो इस पे नेट फोर्स क्या होगा, 0 होगा। क्यों नेट फोर्स 0 क्यों होगा, इधर देखो बच्चे। तो क्योंकि शेल, जैसे मान लो ये यहाँ पर है तो शेल का ये हिस्सा इसको अपनी तरफ खींच रहा है, ये हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है, ये हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है, ये हिस्सा अपनी तरफ खींच रहा है जो, तो सारे का सारा जो फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अगर ये बच्चा फट नहीं जाए तो सारा का सारा फोर्स क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो क्योंकि इक्वली बैलेंस हो रहा है, इसे कहते हैं न्यूटन्स शेल थ्योरम। अब इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें समझ में आया कि अगर हम किसी शेल के अंदर हों तो शेल की वजह से हम पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। अब ये बात क्यों जरूरी है यहाँ पर, इसे जाना इसलिए जरूरी है, मान लो हम अर्थ के अंदर गड्ढा कर करके यहाँ पहुँच गए, कहाँ पहुँच गए, यहाँ। अब मान लो मैं यहाँ पहुँच गया, कहाँ पहुँच गया बच्चों, यहाँ। देखो बच्चे, अगर मान लो मैं अर्थ के अंदर गड्ढा कर करके यहाँ पहुँच गया, तो यहाँ पर अगर हम पहुँच जाते हैं तो क्या पूरी अर्थ के मास की वजह से हम पे फोर्स लगेगा या सिर्फ जो अंदर का रीजन है उसकी वजह से हम पे फोर्स लगेगा, ये जानना जरूरी है। देखो बच्चे, अगर हम बात करें अर्थ की तो हम मान सकते हैं कि अर्थ बहुत सारे शेल से मिलकर बनी है। पत्ता गोभी देखी आपने? पत्ता गोभी कैसे बनी होती है, शेल्स होते हैं, लेयर्स 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 लेयर्स, ठीक है, ठीक है, लेयर लेयर। अब देखो बच्चे, मान लो अर्थ कई सारी लेयर से मिलकर बनी हुई है। अगर कोई बच्चा यहाँ पहुँच गया इधर, तो ऊपर वाली लेयर जो है, इसके ऊपर वाली लेयर, तो उसके तो अंदर आ गया। जैसे मान लो जितने सारे शेल्स ये थे उसके अंदर आ गया वो। जब हम किसी शेल के अंदर आ जाते हैं, बीच में नहीं कह रहा, बीच में नहीं, कहीं भी, जैसे अगर ये यहाँ नहीं होता, यहाँ होता, यहाँ होता, कहीं भी होता, तो नेट फोर्स क्या होता, 0। तो अगर मान लो ये बच्चा यहाँ आ गया तो इतने सारे शेल के रीजन, इतने सारे शेल के अंदर आ गया, तो ऊपर वाले जो शेल है उसकी वजह से उस पर फोर्स नहीं लगेगा, सिर्फ अंदर वाले शेल जो है उसकी वजह से उस पर फोर्स लगेगा। समझे या नहीं समझे? तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई बंदा सरफेस से यहाँ आ जाता है तो जो नॉन शेडेड रीजन है उस मास की वजह से उस पर कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं होगा। मैं दोबारा से बता देता हूँ, पूरा अगर ध्यान दोगे तो समझ में आएगा। मैं फिर से बताता हूँ। न्यूटन शेल थ्योरम ये कहती है कि अगर आप किसी शेल के अंदर हो, सेंटर में नहीं, कहीं भी, शेल के अंदर कहीं भी हो, तो शेल आप पे फोर्स नहीं लगाता है। नेट फोर्स आप पे उस शेल की वजह से क्या होता है, 0 होता है। अब मान लो आप गड्ढा करके अंदर पहुंच जाओ, अर्थ स्फीयर है, आप इसे मान सकते हो कि अर्थ भी कई सारे शेल से मिलकर बनी हुई है। अर्थ भी कई सारे शेल से मिलकर बनी है, जैसे पत्ता गोभी होती है। तो अगर आप यहाँ पहुँच गए तो आप जब कैलकुलेशन करोगे कि कितना मास अर्थ का मुझ पे फोर्स लगा रहा है, तो जो ऊपर वाला मास है वो कैलकुलेशन में काउंट नहीं होगा, क्योंकि आप उन जितने शेल दिख रहे हैं इसके आप अंदर आ गए हो, वो वाले शेल हम पे फोर्स नहीं लगाएंगे। जो हमारे नीचे शेल्स हैं वो हम पे फोर्स लगाएंगे, क्योंकि अगर जिस शेल के अंदर हम होते नहीं, अंदर आ जाते हैं, क्योंकि हम इसके अंदर आ गए, तो उसकी वजह से हम पे फोर्स नहीं लगेगा। तो ऐसे सिनेरियो में जैसे हम कहें सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होती है, GM बाय
आर स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई किया था हमने लास्ट क्लास में, तो क्या था 4/3 पाई रो जी आर। तो अगर हम पी पॉइंट पे, जैसे सरफेस हो गया GS, और अगर पी पॉइंट की बात करें GP, जो कितनी दूरी पे है मान लो इधर, जो डी डेप्थ नीचे, कितनी डेप्थ नीचे बच्चों, मान लो डी डेप्थ का गड्ढा किया हमने। देखो बच्चे, जैसे अगर हम लोग सरफेस पे होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू मैंने आपको बताया ये आती है। अगर हम लोग डी डेप्थ नीचे जाएं, अगर हम डी डेप्थ नीचे गए तो अर्थ के सेंटर से हमारी दूरी कितनी होगी? अगर ये अर्थ का रेडियस r है और ये डी डेप्थ है, तो ये जो डिस्टेंस होगा अर्थ के सेंटर से हमारा, ये होगा r माइनस डी। अब हम लोग अगर P पॉइंट पे हैं तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगी GP और ये होगी GM डैश r माइनस डी का स्क्वायर। अब मैं यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछूंगा एक अलग अलग बच्चे से। बताओ बच्चे, पहली बात, यहाँ पे हमने m मतलब अर्थ का पूरा मास नहीं लिया, m डैश क्यों लिया, और ये m डैश है क्या? प्लैनेट का हुआ ना मास। m जैसे होता है प्लैनेट, जैसे सरफेस पे थे तो gm/r² लिया था, m जिसमें प्लैनेट का मास था और r रेडियस ऑफ प्लैनेट था। यहाँ m डैश क्यों लिया? इधर यहाँ पर m डैश क्यों लिया? बताओ बच्चे। सर रेडियस कम होने के बाद मास भी कम हो जाएगा, नीचे जाएंगे। देखो बच्चे, हम यहाँ पहुंच गए, क्या पहुंच गए? यहाँ। अगर हम यहाँ पहुंच गए तो ऊपर वाले हिस्से का मास हमको कैलकुलेट नहीं करना है, हमने आपको बताया ना। हमें सिर्फ इस शेडेड रीजन का मास लेना है। किसका मास लेना है? शेडेड। तो इस शेडेड रीजन का मास m नहीं है, इसको हमने क्या मान लिया? m डैश। ठीक है। अब दूसरी चीज ये बताओ बच्चे, आरुष इधर, यहाँ पर हमने r² लिया था, यहाँ हमने क्या लिया? r माइनस डी स्क्वायर। क्यों? नहीं, शेडेड पार्ट की तो बात खत्म हो गई, वो तो मास में थी। अब ये बताओ r माइनस डी स्क्वायर क्यों ले रहे हैं? अब जो बंदा है और जो सेंटर ऑफ अर्थ है उसकी दूरी कितनी है? r माइनस डी। पहले कितनी थी जब सरफेस पे थे? तो r थी। तो अब डिस्टेंस क्या हो गया? पहले r था, अब क्या हो गया? r माइनस डी। डिस्टेंस क्या हो गया? चेंज हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। इधर देखो बच्चे, मास क्या होगा? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगी? 4/3 पाई, बोलो, r माइनस डी क्यूब। r माइनस डी क्यूब क्यों लिया? क्योंकि हमें शेडेड रीजन की वॉल्यूम लेनी है। हम सिर्फ बात करें शेडेड रीजन की। ये हो जाएगा r माइनस डी का स्क्वायर, ये कट जाएगा, क्या आ जाएगा? r माइनस डी। तो क्या बचेगा? 4/3 पाई रो जी r माइनस डी। तो अब इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा उसका ये फॉर्मूला होगा। अगर हमें कंपेयर करना है, क्या करना है बच्चों? कंपेयर करना है तो एक काम करो, रेशियो निकाल लो GP/GS का। तो GP क्या हो जाएगा? 4/3 पाई रो जी r माइनस डी, और GS क्या हो जाएगा? 4/3 पाई रो जी r। तो आप कैंसिल करोगे अच्छे, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये ना अच्छे, ठीक है। GP/GS r माइनस डी बाय r, इसको अलग अलग करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? r/r क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी बाय r। अब इसको इधर ले जाते हैं तो GP क्या हो जाएगा? 1 माइनस डी बाय r इंटू GS। तो ये बच्चे वैल्यू आ जाती है जब हम लोग अर्थ के नीचे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू किसी पॉइंट पे इस तरीके से निकालते हैं। जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि अगर हम लोग अर्थ के सरफेस से 64 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा, और दूसरा पूछा गया है कि सरफेस के कंपैरिजन में परसेंटेज चेंज कितना होगा। तो पहले पूछा गया है कि फर्स्ट पार्ट में की वैल्यू क्या होगी, तो हमने आपको फॉर्मूला बताया बच्चों, ये फॉर्मूला होता है हमारा। तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होगा? कितना किलोमीटर जा रहे हैं? 64। अर्थ का रेडियस कितना होता है? 6400। और सरफेस पे कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? 9.8। ये क्या आ जाएगा? 99 बाय कितना आएगा बच्चों? वैल्यू बताओ, कैलकुलेट। अप्रोक्सीमेटली निकालिए क्या आप लोगों ने? 9.7 मीटर। ठीक है, अच्छा कोई नहीं, यहाँ तक निकाल देते हैं। अब अगर परसेंटेज चेंज पूछा जाए कितना हुआ, परसेंटेज चेंज कितना होगा?
9.7 चेंज इन वैल्यू कितना होगा, फाइनल ये हो गया और इनिशियल कितना है 9.8, तो इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस 0.1 इनिशियल वैल्यू कितनी 9.8 इंटू 100 कितना है बताना, minus माइनस 1.0 सर माइनस क्यों है? 1.02। देखो अच्छा माइनस इसलिए आएगा, एक माइनस के दो कारण है, एक तो लॉजिकल और एक एनालिटिकल। लॉजिकल कारण ये है कि आप जब अर्थ के सरफेस से ऊपर या नीचे कहीं भी जाओगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है, कम होती है, ये ध्यान रखना। अभी हमने आपको बताया नहीं, पर जब हम अर्थ के सरफेस से नीचे भी जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटती है। सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ होती है, सरफेस पे होती है। दूसरा कारण क्या है, एनालिटिकल। एनालिटिकल कैसे है, एनालिटिकल ऐसे, इधर देखो बच्चे, इधर ऐसे एनालिटिकल ऐसे है कि परसेंटेज चेंज क्या होता है, चेंज इन वैल्यू, चेंज कितना होगा, फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक है। फाइनल कितना है 9.7, इनिशियल क्या है 9.8, तो इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस आएगा, तो इसलिए परसेंटेज चेंज क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। चलो इधर देखो बच्चे, देखो बच्चों जो थर्ड पार्ट है ये है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विद शेप ऑफ अर्थ। तो हमने आपको बताया था अर्थ की शेप कुछ एग लाइक होती है, इसको क्या कहते हैं, ओवल। एलिप्स नहीं कह सकते, एलिप्स 2D शेप होती है, क्या होती है 2D, और ओवल क्या होता है 3D 1D 2D 3D। जो फर्क स्क्वायर में और क्यूब में होता है ना, वही फर्क एलिप्स में और ओवल में होता है। स्क्वायर क्या होता है 2D और क्यूब क्या होती है 3D, तो ओवल शेप होती है। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, अर्थ का जो रेडियस होता है पोलर रेडियस, ये पोलर रेडियस है और ये इक्वेटर रेडियस है। तो पोलर रेडियस और इक्वेटर रेडियस को कंपेयर करें तो इक्वेटर रेडियस जो होता है वो बड़ा होता है पोलर रेडियस से। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की अगर हम बारे में बात करें तो क्या होती है, gm/r²। तो क्योंकि इक्वेटर रेडियस बड़ा होगा तो इक्वेटर में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और पोल पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। बट ये जो चेंज है बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, थोड़ा बहुत फर्क देखने को मिलता है। पोल्स पे और इक्वेटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सेम नहीं होगा, क्योंकि रेडियस ऑफ अर्थ सेम नहीं होता है। जहाँ पे रेडियस कम होगा वहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा। पोल्स पे रेडियस कम है तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है तो वहाँ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, कम है। हम लोग फिलहाल कहाँ हैं, इक्वेटर के पास है, पोल के पास है, हम लोग इक्वेटर के पास हैं फिलहाल। लास्ट क्लास जो हमारी थी उसमें हमने वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पढ़ा था, बट उसका हमने ग्राफ नहीं पढ़ा था। आज थोड़ा सा ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। जब हम लोग अर्थ के सरफेस से ऊपर हाइट पे जाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का ये फॉर्मूला होता है, इसमें r रेडियस होता है और h हाइट होता है। अगर हम r और h को r+h को स्मॉल r लिख दें तो ये फॉर्मूला ये हो जाएगा। स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल r होगा जिस पॉइंट पे हम पहुंच गए हैं उसकी सेंटर से दूरी, ये दूरी। अगर हम डेप्थ में जाते हैं तो हमारा ये फॉर्मूला था, और हम r-g को स्मॉल r लिख देते हैं। हम ये स्मॉल r क्या होगा, जैसे हम डेप्थ में चले गए यहाँ तो सेंटर से लेके यहाँ तक की दूरी स्मॉल r ले ली जाएगी, तो ये हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब ये फॉर्मूले हम बता क्यों रहे हैं, कारण क्या है, देखो अच्छा, अगर हमें ग्राफ ड्रॉ करने को आता है कि अर्थ की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किस तरीके से वेरी करती है, जैसे मान लो मैं अर्थ के सेंटर से चलना चालू करूँ तो एक्चुअल में क्या होगा, अगर आप ये फॉर्मूला देखो, अगर मैं अर्थ के सेंटर पे हूँ, अर्थ के सेंटर पे मतलब कितनी डेप्थ हो गई, यहाँ से कितनी डेप्थ हो गई, रेडियस के बराबर। तो उस टाइम पर अगर r और d बराबर हो तो अर्थ के सेंटर पे अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 आएगी। क्यों, अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 0 क्यों आएगी, क्योंकि आपको अगर वैसे तो आप अर्थ के सेंटर पे नहीं जा सकते, इमेजिनरी सिचुएशन है, बट अगर आप अर्थ के सेंटर पे हो तो आपको अर्थ के हर हिस्से से फोर्स लगेगा इक्वली, और आप पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, तो आप पे कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगी। बट एक्चुअली क्या है, हम यहाँ पर क्या डिस्कशन कर रहे हैं भाई, हमें तो ये है कि मान लो मैं अर्थ के सेंटर से चलना चालू करूँ और बाहर जाऊँ तो किस तरीके से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरी करेगा। तो अर्थ के सेंटर पे तो 0 होगा, मान लो मैं सेंटर से बढ़ना चालू करूँगा, अब मैं बढ़ रहा हूँ बट मैं अभी हूँ इनसाइड ही, तो इनसाइड के केस में अगर हम अंदर होते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी r के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एज पर फॉर्मूला। इसमें हमें ज़्यादा मत्थापच्ची नहीं करनी है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से ग्राफ लीनियर आता है, सरफेस तक ये रहेगा। बट जब हम आउटसाइड जाएंगे, मतलब बाहर निकल जाएंगे, तो g इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r² से, ये तो ये ग्राफ इन्वर्स का ऐसे आ जाएगा। तो इसका ग्राफ अगर देखा जाए तो अंदर यहाँ से तक लीनियर है और आगे कैसा है, हाइपरबोलिक है। कोई डाउट बच्चे इस चीज़ को लेके, तो
तो ऐसा ग्राफ है। ऑल दो कुछ खास नहीं पूछा जाएगा, ग्राफ ड्रॉ करने को आ जाएगा, ड्रॉ जरूर कर देना।